वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। ठीक है, हम यूपीएससी के जो भी न्यूज़ करंट अफेयर्स होते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंडर में, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो एडिटोरियल और आइडिया पेज होता है ये मेनली आपके यूपीएससी की मेंस पर्सपेक्टिव है, जिसका मोटिव ये है कि आप में जो है एनालाइज करने का जो थॉट है, जो प्रोसेस है वो बढ़े। किसी भी पॉलिसी, कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इनिशिएटिव लाया जाता है उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं, इसके अलावा क्या क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इस थॉट प्रोसेस को जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखना होता है। इसके अलावा बीइंग अ ब्यूरोक्रेट भी आपके पास प्लस एंड माइनस और चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए किसी भी इन फ्यूचर फर्दर जो भी पॉलिसीज आएंगी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए बनाएगा कौन? आप जैसे फ्यूचर ब्यूरोक्रेट ही बनाओगे, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रह के, है ना। तो इसी चीज़ को बढ़ाने का काम कौन करता है? हमारा न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आज देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज़पेपर्स हैं, कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आज। ठीक है, एडिटोरियल पे। तो सबसे पहले यहाँ एक आर्टिकल है, सदर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट के बारे में बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो टैक्स जो पूल है, ठीक है, स्टेट के द्वारा जो सेंटर द्वारा स्टेट को दिया जाता है वो टैक्स, और उनकी जो ग्रोथ है कितना अलग अलग है सदर्न स्टेट्स और नॉर्दर्न स्टेट्स में, इससे इनके डेवलपमेंट में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देख लेते हैं ये आर्टिकल। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन वापस एक बार न्यूज़ में है। ठीक है, इसके बारे में देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पेज पे भी है। ठीक है, देखिए ये न्यूज़ में एक्चुअली एक्सप्लेनेशन पेज पे भी है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि वन इलेक्शन जो है वन नेशन के बारे में रामनाथ कोविंद जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके अंडर में एक रिपोर्ट एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो उस कमेटी के अंडर में उस कमेटी का काम ये था कि इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इन क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस सब के बारे में जो एक रिपोर्ट बनानी थी। जो रिपोर्ट बन के अब जो है, ठीक है, इस वेडनेसडे को जो है कैबिनेट में फाइनली जो प्रेसिडेंट थे, जो रामनाथ कोविंद थे, उनके प्रेजेंस में यहाँ पे अभी के जो प्रेसिडेंट है हमारी मिस मुर्मू जो है उनको सबमिट कर दिया गया है रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब लोकसभा में इसके बारे में डिस्कशन होगा, तो इसी वजह से ये वापस से न्यूज़ में है। तो हम जो आपको अभी दिन या 2 बजे या 3 बजे के आसपास जो है आपको एक्सप्लेनेशन पेज मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करूँगी इससे पहले मिल जाए। तो उसमें आपको प्रीलिम्स के ओरिएंटेड वन नेशन वन इलेक्शंस के बारे में जो है प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हम मेंस ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मनोज कुमार झा जो कि एक एमपी हैं लोकसभा के, ठीक है, आई थिंक एक मिनट, लोकसभा के ही हैं या राज्यसभा के हैं, है ना। ये बहुत ही अच्छे, एक बहुत फाइन पर्सनैलिटी में से आते हैं, वन ऑफ द फाइन पर्सनैलिटी मिस्टर मनोज कुमार झा। ठीक है, तो इन्होंने जो है बताया कि वन इलेक्शन वन जो नेशन है इसके क्या पॉजिटिव हैं और क्या नेगेटिव पे हमें फोकस करना चाहिए, एक्चुअल में लाने की नीड क्या है। प्रॉब्लम इनका कहना है कि हमारे इलेक्शंस में प्रॉब्लम कुछ और है लेकिन हम इसको शिफ्ट किसी और डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। इसके अलावा एक आर्टिकल यहाँ पे सेल्फ सस्टेन पॉपुलेशन के बारे में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइटर क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले हमने जो चीता है, ठीक है, जो हमारे इंडिया से, ठीक है, इंडिया से नियरली 1950 से ही जो है ये एक्सटेंट हो चुका था चीता, उसको हमने माइग्रेट करके, कहाँ से, अफ्रीका चीता से माइग्रेट करके यहाँ पे इंडिया में हम लेके आए थे, एमपी में कूनो नेशनल पार्क में। और अभी रिसेंटली क्या हुआ, बहुत सारे चीता लेके आए थे, उसमें से जो अभी रिसेंटली एक पवन करके चीता था, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर, चीता प्रोजेक्ट के अंदर, उसका नाम था पवन, उसकी भी डेथ हो गई अभी रिसेंटली। तो वापस से ये न्यूज़ में आया है कि चीता प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल नहीं रहा है इंडिया में। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं। इसके अलावा अभी जो है देखिए, अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे था 17 सितंबर को, तो ये अभी 74th के टर्न हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के थॉट प्रोसेस को बता रहे हैं, जो मेनली उनकी जनता के लिए उन्होंने हमेशा से जो है एक एक्सप्रेस किया है कि हमारे जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से सोचना चाहिए नेशन के लिए, किस तरीके से अपने थॉट को जो है वर्क में कन्वर्ट करें और किस तरीके से हमारे नेशंस को जो है वो आगे प्राउड फील करवाएं अपने फील्ड में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स बताएं, ऑल्दो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ जो कीवर्ड्स है वो इंपॉर्टेंट है आंसर राइट के लिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम न्यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल है यहाँ पे सदर्न स्टेट्स के बारे में। देखिए राइटर बता रहे हैं कि अगर आप डेकेड से देखोगे ना ग्रोथ की स्टोरी,
तो नॉर्थ और साउथ के कंपैरेटिवली अगर आप नॉर्थ के स्टेट्स के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के अंडर में इन्होंने एडवाइजरी काउंसिल ने भी रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें इन्होंने 6 डेकेड्स के जो है रिजल्ट्स बताए। इन्होंने कहा कि अगर आप बात करोगे नॉर्दर्न स्टेट्स में, जैसे यूपी है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, अगर आप इनका ट्रेंड देखोगे ना, कि वो स्टेट्स हैं जो शुरू में तो अच्छी ग्रोथ कर रहे थे इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, लेकिन अचानक से धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, ठीक है। और डाउनफॉल किस बेसिस पे हम बताते हैं, उनकी ग्रोथ रेट पे बताते हैं, जीडीपी में वो कितना कंट्रीब्यूट करता है वो स्टेट पर्टिकुलर अपने अलग अलग फील्ड के पर्सपेक्टिव में। इससे ही पता चलता है कि एक स्टेट की ग्रोथ कहाँ है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताएं, जैसे अगर आप यूपी की बात करोगे तो सबसे पहले 1960 से 61 में 14% इंडिया की जीडीपी में ये जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता था, लेकिन वो 1990 तक आते आते ये 12% तक शिफ्ट हो गया। और सेम हाल आपका वेस्ट बंगाल का, जो 10% जीडीपी में 10.5% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, तो वो अब जो है रिसेंटली 5.6% पे आके रुका है। सेम ऐसे अगर आप पंजाब की बात करोगे, पंजाब जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन हब रहा है, उसने अपनी ग्रोथ 119.6% तक नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट किया। और अगर आप आज की ग्रोथ रेट बात करोगे तो 2.4% है। तो आप समझ रहे हो कितना ट्रेमेंडियस चेंजेस आया, मतलब इतना ऊपर जाके कर्व एकदम से नीचे गिरा है इन स्टेट्स का, ठीक है। और वहीं अगर आप बात करोगे सदर्न स्टेट्स का, ठीक है, तो राइटर बता रहे हैं कि 1990 के बाद से ही ये सदर्न स्टेट्स जो हैं एज अ डेवलप्ड या एज अ जो लीडिंग परफॉर्मर्स के बारे में जो है लीडिंग परफॉर्मर्स में उभर के आए हैं। जैसे 2023-24 का रिपोर्ट ये कहता है 5 स्टेट मेजरली 30% कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इंडिया जीडीपी में, ठीक है। सदर्न के 5 स्टेट कौन कौन से हैं, प्लीज़ एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। कौन कौन से साउथ के स्टेट्स हैं, वेस्ट के नहीं पूछ रही मैं, साउथ वेस्ट नहीं पूछ रही, यहाँ साउथ की पूछ रही हूँ मैं, कोर साउथ में कौन कौन से स्टेट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो है देखिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर हम वेस्ट के स्टेट्स की बात करेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र भी इस लीडिंग प्रोसेस में है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि भैया यहाँ पे क्या रीज़न है, तो अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर का बहुत अच्छा खासा प्रेजेंस है। आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा जो है सदर्न रीजन में है, इनकी फैक्ट्रीज हो गए, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग मेजर ऑफ जो इंडस्ट्रीज़ है हमारे इंडिया के वो सदर्न स्टेट्स में ही लोकेटेड है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है, जो इनके डिस्ट्रिक्ट्स है ना साउथ और वेस्टर्न स्टेट्स के, लाइक जैसे कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट आपका बेंगलुरु है, ठीक है, सबसे बड़ा हब है ना। और तमिलनाडु का जो मेन है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के अंडर में पूरा आईटी सेक्टर है। इसके अलावा आपके हर एक स्टेट्स के अंडर में जो है अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स देखोगे मेनली बहुत बड़े हब है मैन्युफैक्चरिंग के, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे एक और चीज़ बोली है राइटर ने कि अगर आप इनके डिविजिबल टैक्स पूल देखोगे ना, डिविजिबल टैक्स पूल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेट और सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर एक स्टेट में, ठीक है। और अब सेंटर और स्टेट के बीच में वो टैक्स जो है डिवाइड होता है, उसमें भी अगर आप देखोगे ना तो 2000 से लेकर 2005 के बीच में जहां स्टेट्स को 15% मिलता था ये टैक्स, 15th फाइनेंस कमीशन के बाद से जो है ये पहले जो ये 21% मिलता था, 15th फाइनेंस कमीशन से ये 15% ही मिला है। सोचिए दैट मीन्स डिवीजन ऑफ टैक्स पूल सदर्न स्टेट्स को मिलने वाला जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी कम है, जबकि ये डिवीजन टैक्स पूल जो नॉर्दर्न स्टेट्स को है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो फिर भी जो है यहाँ पे सदर्न स्टेट्स का ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है सदर्न स्टेट्स के सामने चैलेंजेस नहीं है, सदर्न स्टेट्स के सामने चैलेंजेस अभी ये हैं कि आपको पता है पिछले 30 साल में जो है इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत ही बेहतरीन काम किया इन 5 स्टेट्स ने, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन की रिड्यूस हो गई। अब पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई तो देखिए हमारे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जो पॉपुलेशन जो एमपी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किसी भी स्टेट के पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से होता है ना, कि 10 लाख पे 1 एमपी होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन कम होने की वजह से क्या हो रहा है कि राज्यसभा या लोकसभा में जो इनके एमपी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नैरो होते जा रहे हैं एज कंपेयर नॉर्दर्न स्टेट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एमपी भी रिप्रेजेंटेटिव भी कम है। सबसे बड़ी बात तो जब अब न्यू इन्हें ये टेंशन है कि अब आने वाले 2029 में न्यू डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी, ठीक है, जो पूरे एरिया के अंदर कितने एमपीज होने चाहिए ये डिसाइड होगा। और वहीं दूसरा एक टेंशन ये है इनके पास कि भैया जो बजट मिलता है, आपको पता है कि जो बजट जो डिवाइड होता है फिनेंस कमीशन के अंडर में वो भी जो है नॉर्थ के कंपैरेटिवली साउथ में बहुत कम है, ठीक है। तो फेडरल एक इशू भी है। तो ये राइटर बता रहे हैं कि अगर इन इशूज़ को अगर हमने एड्रेस
नहीं किया ना टाइम रहते हुए, तो ये बहुत बड़ा एक गैप का काम क्रिएट कर सकता है। और फेडरल, स्पेशली जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसके जो है इसके स्ट्रक्चर्स में ये एक बहुत बड़ा हर्डल का काम बन सकता है ये, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल वन इलेक्शन वन नेशन के बारे में है, ठीक है। आपको पता होगा, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपको पता होगा कि हमारा जो लोकसभा का जनरल इलेक्शन जिसको बोलते हैं वो, और आपका जो स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है, इसका टाइम टेन्योर सेम नहीं होता है ना। अलग अलग हर अपने 5 साल के बाद जो है इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा अभी 2024 के मई में जो है रिसेंटली अभी हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था, और अब जो है अभी जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है, और अभी उत्तराखंड का जो आपका क्या बोलते हैं महाराष्ट्र का इलेक्शन होने वाला है ना। दिल्ली के लिए भी जो है रेकमेंड किया गया है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से साइमल्टेनियसली यानी जो है एक साथ ना होकर अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। तो इसी चीज़ को जो है इरेडिकेट करके इसे चेंज करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या लाया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन की जो है फिनोमिना या थ्योरी कह लो, या फिर आप एक नया चेंज कह लो, ठीक है। डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर में ये लाया गया मेनली एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए ये चीज़ें जो है आपके वन नेशन वन इलेक्शन जो है, सबसे बड़ी बात यहाँ बात आ जाती है कि इसकी ज़रूरत क्या है, डेमोक्रेसी में किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है कि जो हमें कॉन्फिडेंस ऑफ सिटीज़न जो है, नागरिकों के बीच में जो सिटीज़न में जो बिलीव होना चाहिए गवर्नमेंट को लेकर, जो अपॉर्चुनिटी हमें डेवलप करना है, या एक्चुअल में इलेक्शंस के लिए जो भी चैलेंजेस है डेमोग्राफी में, उसे एड्रेस किए बिना हम किसी और तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा राइटर का कहना है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि 5 साल के इलेक्शन में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल है जनता के। क्यों? क्योंकि जनता जो है 5 साल बाद ये पूछेगी क्वेश्चन कि भैया जो डीपीएसपी में जो हमारे राइट्स हैं, डीपीएसपी के अंडर में जो आपकी ड्यूटीज़ हैं जनता के लिए करने के लिए, क्या आपने उसको फुलफिल किया, ठीक है। तो यहाँ अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, सेंटर अलग से और स्टेट अलग से। लेकिन ये चीज़ एब्सेंट हो जाएगी जब आप वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस अपनाओगे, क्योंकि एक ही पार्टी रूल करेगी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें लैक होगी। तो यहाँ पे कुछ फिर भी जो है राइटर बता रहे हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें बेनिफिट्स भी हैं। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि वन बाय वन हम एक बार जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि देखिए अगर हम एक पेस ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो जो हमारे पास अभी इशू है ना, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इलेक्शन जैसे ही शुरू हो जाता है तो इलेक्शन के टाइम पीरियड जब इलेक्शन चलेगा तो उससे सही 1 महीने पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शंस को और अगर अच्छा करना है, बनाना है सक्सेस, तो आपको पहले एमसीसी के गाइडलाइंस में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी, सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें मॉडर्नाइज किया जाए उनके न्यू गाइडलाइंस के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि और ये जो एमसीसी गाइडलाइन का इशू है इसको कौन रिजॉल्व कर सकता है, एक स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन जो है इसको ठीक कर सकते हैं अगर वो स्टेट वाइज और सेंटर वाइज जो भी इश्यूज फेस किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर में क्या होता है कि 1 महीने तक, जब इलेक्शन कंडक्ट होने से 1 महीने पहले ही ये लागू हो जाता है एमसीसी, तो इससे क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसके अंडर में इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके लिए बाइंडेड है वो। दैट मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अंडर में एक पॉइंट है कि जैसे एमसीसी कोड के अंडर में क्या होता है कि आपको जो है एमसीसी अप्लाई होते ही उस डेट से आपको प्रचार प्रसार नहीं करना होता, ठीक है, स्टार कैंपेन नहीं करना होता, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में गलत बोलना नहीं होता। लेकिन इस बार इलेक्शंस में अगर आपने देखा होगा तो अपोजिशन पार्टी, चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपी हो, ये एक दूसरे को बहुत ही रिजिडिटी फॉर्म में अपने आप को क्रिटिसाइज करते हुए देखा गया था। आपको पता होगा, आपने है ना देखा होगा। तो ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ जो है एक प्रॉब्लम जो देखी जाती है, जैसे इस बार इलेक्शन था, मई के टाइम पे इलेक्शन था, अप्रैल 19 से शुरू हो गया था, और आपको पता है अप्रैल से लेकर जून तक कितनी ज़्यादा हीट वेव का टाइम पीरियड था, है ना। और उस बीच कम से कम ये इलेक्शन 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबा चला। तो इस चीज़ को एड्रेस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा राइटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस करने से ज़्यादा है अच्छा है कि हमें जो मेनली एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत है, जो चीज़ नीडेड है ज़्यादा, उस चीज़ पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कमीशन को यहाँ पर फोकस करना है कि इलेक्शंस को एफिशिएंट बनाने के लिए ज़्यादा
से ज़्यादा क्या करा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बात कह रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात है। ऐसा ना हो कि आप सब चीज़ों को क्लब करके एक बात फ्रिक्वेंटली इलेक्शंस कराने से ज़्यादा है, क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा बढ़ती है तो इनएफिशिएंसी की होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, जैसे बजट का प्रॉब्लम जो है, पैसे कम ज़्यादा का, या फिर जो है बार बार हर अलग अलग टाइम पे जो है इलेक्शन वोटिंग देना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रोसेस से इनएफिशिएंसी बढ़ जाए हमारे इलेक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वन नेशन वन इलेक्शन का अक्सर ये बोला जाता है कि इससे क्या होगा कि हम पब्लिक फंड को सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी गवर्नेंस है, ठीक है, जो अभी अगर आप प्रेजेंटली गवर्नमेंट पे बात करोगे तो ये जो इलेक्शंस में खर्च होता है ना, वो जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक आइडलस्टिक जो क्वेश्चन है वो ये होता है कि क्या इंडिया के पॉलिटिक और इकोनॉमिक स्टैचूर जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कि अगर भाई आप ये मान रहे हो कि इलेक्शंस में पैसा खर्च हो रहा है, तो क्या इंडिया इतना बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन वाला कंट्री है, इतना ह्यूज रिसोर्सेज वाला कंट्री है, तो क्या पहली बात इलेक्शन का खर्चा जो है फेस नहीं कर पा रहा, जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा। दूसरी बात यहाँ पे अगर बात करना है रिड्यूस कॉस्ट की, तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये देखो ना, जो एक लीगल लिमिट होती है, जैसे आपको पता होगा कि स्टेट लेवल पे इतना ही जो है एक जनरल, अगर स्टेट असेंबली का इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन ने एक लिमिट कैप रखा है कि भैया जो कैंडिडेट है इतना ही पैसा खर्च कर सकता है, या एक पॉलिटिकल पार्टी इतना ही खर्च कर सकती है। ठीक है, सेम ऐसे ही सेंटर के लिए जो इलेक्शन होता है इसमें भी कैप रख रखा है इलेक्शन कमीशन ने कि भैया इतना ही एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपने जनरल इलेक्शन में खर्च कर सकती है फॉर द कैंपेनिंग। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी रिसेंटली इसको अपडेट किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने जो है सेंटर और स्टेट दोनों के लिए जो खर्च है, लीगल लिमिट है, उसकी लीगल लिमिट जो है इलेक्शन कमीशन के लिए इलेक्शन के टाइम पे उसे चेंज किया गया। वो कितना अमाउंट है सेंटर और स्टेट इलेक्शंस में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, एक तो साउथ के 5 स्टेट्स के बारे में आपको बताना है, दूसरा क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ने सेंटर और स्टेट के लीगल लिमिट कितनी रखी है इलेक्शन कैंपेन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से राइटर यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि भैया एक्चुअल में प्रॉब्लम में पता है क्या है कि आपका खुद का लीगल लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करना है। और यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक प्रैक्टिकली क्या काम किया है। तो हमें इस पर ध्यान देना है रेदर देन जो है एक नए फॉर्मेशन की तरफ नहीं। दैट मीन्स यहाँ जो है राइटर ये पता चल रहा है कि साफ साफ इसके सपोर्ट में नहीं है। दूसरी चीज़ वन नेशन वन इलेक्शन के यहाँ पे डाउन साइड को राइटर बता रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात, जब अगर वन नेशन वन इलेक्शन आएगा ना तो इसका ओवरऑल एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या होता है जनरल और स्टेट को एक साथ क्लब कर देगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं वन डोमिनेंट पार्टी होने का ज़्यादा चांसेस है, और ऊपर से जो है वन डोमिनेट हो जाएगा तो क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉपुलर नहीं हो पाएगी। जैसे आपको पता, जैसे आप देखिए अभी हमारा जो सिस्टम है ना वो 3 टायर से बाइफरकेट है कि एक तो ये सेंटर है भाई, ये स्टेट है, इसके अलावा यहाँ पे पंचायत है, और पंचायत पे भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ऊपर म्यूनसिपैलिटी है, फिर पंचायत है। ठीक है, कुछ जगह जो है म्यूनसिपैलिटी है, कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह पंचायती राज सिस्टम नहीं है ना। टायर डिपेंड करता है पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे देखिए सेंटर में गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट में गवर्नमेंट होती है, म्यूनसिपैलिटी का अलग है यूनियन टेरिटरी वगैरह में, है ना, और फिर पंचायत का अलग है। तो क्या होता है कि कई बार जैसे अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो म्यूनसिपैलिटी में आम आदमी पार्टी है, और ओवरऑल जो स्टेट लेवल के दिल्ली में देखोगे तो उसमें बीजेपी की पार्टी है। सेम ऐसे सेंटर में किसी और पार्टी का देखोगे तो सेंटर की पार्टी कोई और होती है, स्टेट की कोई और होती है। तो पता क्या होता है कि जब डिफरेंट पार्टीज काम करती है ना, तो क्या होता है चाहे स्टेट असेंबली हो या फिर सेंटर के लोकसभा हो या राज्यसभा, इसमें ना गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है थ्रू द ऑपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्रूटनी होती है ना वो बहुत माइन्यूटली होती है कि भैया यहाँ पे जैसे आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोई गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, कुछ हो जाता है ना उनके टाइम पे, तो वो सबसे पहले डर किसका डर रहता है, उनके ऑपोजिशन का रहता है कि भैया जो है ऑपोजिशन मतलब इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन करेंगे पार्लियामेंट में, है ना, या स्टेट लेवल पे भी ये चीज़ एक डर रहता है ना रिप्रेजेंटेटिव को। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे जो है गवर्नमेंट जो है एक स्मूथ स्केलिंग में कहीं ना कहीं ये एक अब्यूज़ ऑफ दिस सिक्योरिटी के फॉर्म में अनरिस्पॉन्सिव वाले मोड में जा सकती है, जहाँ पे आप हर 5 साल के अंडर में जो है सेंटर जो है गवर्नमेंट लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, स्टेट लेवल में भी जो है इलेक्शंस होते हैं तो अकाउंटेबल अलग होता है।
साथ के साथ जो आपके म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस, जो आपके पंचायत के लेवल के इलेक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के अलग अलग टाइम पीरियड पे अपनी अकाउंटेबिलिटी को जो है उन्हें बताना होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आप शिफ्ट हो गए तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है फोकस करने की ज़रूरत है। ऑल्दो यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी वोटर्स में सबसे पहली बात जो एक्चुअल इशू है ना उसे एड्रेस नहीं किया है। इवन कई बार क्या होता है कि जैसे इस बार का अगर इलेक्शन आप देखोगे तो एग्जिट पोल में ये उम्मीद करी जा रही थी कि एनडीए गवर्नमेंट जो आएगी वो 400 पार आएगी, लेकिन रियलिटी क्या थी, मेजॉरिटी भी नहीं ले पाई, ठीक है। तो कई बार क्या होता है फेकिज्म भी चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की भी कोशिश करती है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली चैलेंजेस हैं, ठीक है, जैसे कई बार कई ऑपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा भी जो है लीडरशिप, मिसयूज़ ऑफ एजेंसीज, डिफेक्शन, ब्रेकिंग ऑफ पार्टीज़, ठीक है, या फिर जो है ऑपोजिशन पार्टीज़ को और गिराना, या फिर जो है रूलिंग पार्टी किसी और स्टेट की दूसरी पार्टीज़ को जो है डोमिनेट करना थ्रू द इंस्टीट्यूशन। जैसे अभी रिसेंटली अगर आप एग्जांपल देखोगे तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिल्ली में जो है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कहीं ना कहीं जो है गवर्नेंस को डिस्टर्ब करना, ठीक है, सीबीआई का है ना, आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, समझ गए होगे मैं किसके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये एड्रेस करने की ज़रूरत है रेदर देन द वन नेशन वन इलेक्शन के। तो ये ऐसा कहना है मिस्टर मनोज कुमार झा का, ठीक है। तो इसका बाकी जो फैक्ट होगा आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल। देखिए आपको पता होगा कि अभी 2 साल पहले हमने क्या करा, प्रोजेक्ट चीता के अंडर में ना हमारे इंडिया में 1950 से जो एक्सटेंट हो चुका था चीता को, उसे वापस शिफ्ट करना था इंडिया में। लेकिन वो इंडिया का चीता या एशिया का चीता नहीं था, वो अफ्रीकन एनिमल चीता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कंटिन्यूसली ये शिफ्ट कहाँ किया गया था, कूनो नेशनल पार्क एमपी में, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूसली इसकी डेथ हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि डेथ होने का रीज़न जो है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखना है कि जो उनका सर्वाइवल था वो काफ़ी चेंज था, क्योंकि अफ्रीका का रीजन अलग है, एशिया का रीजन अलग है, ठीक है। ऑल्दो कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा वेरिएट है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, जो चीता था कूनो में काफ़ी फ्री रेंजिंग चीता था, लेकिन फिर भी जो है जब से अभी रिसेंटली 7 ईयर ओल्ड पवन जो चीता था उसकी डेथ अभी अगस्त में हुई, तो ये ओवरऑल 8 चीता की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पे ही क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि जब ये सूटेबल ही नहीं था तो यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत थी, काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑल्दो यहाँ पे पता, जैसे ही इस पवन चीता की डेथ हुई ना, तो यहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप कर दिया गया है। लेकिन यहाँ अभी भी एलिगेशन है, जो इसकी नोडल बॉडी है, नोडल बॉडी कौन सी है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एजेंसी, जिसको NTCA बोलते हैं, इसने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है कि क्यों इसकी डेथ हुई है, प्रोजेक्ट चीता लॉस सक्सेस हुआ है या लॉस हुआ है, या क्या इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को राइटर यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो है ट्रांसपेरेंसी जो नोडल एजेंसी को या नोडल बॉडी को मेंटेन करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं लैक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ओरिजिनल जो गोल है चीता का वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो मैनेजिंग है मेटा पॉपुलेशन का वो सही से नहीं किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि यहाँ पे जो अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे, चाहे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हों, वो एक्सपर्ट की जो कहनी है या सजेशंस है उसको नहीं सुना जाता है, ठीक है। ये एक एलिगेशन लगाया गया है। अभी रिसेंटली जैसे अफ्रीका और नामीबिया के साइंटिस्ट के द्वारा जब रिपोर्ट्स बताया गया था, तो यहाँ पे उनका कहना है कि जिस तरीके की सजेशन चीज़ें यहाँ पे दी गई थी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। और अभी रिसेंटली ये भी पता चला है कि प्रोजेक्ट चीता के अंडर में जो भी चीता अफ्रीका से आए थे, अब उसे जो है गांधीनगर, कहाँ पे है ये, गांधीनगर सेंचुरी जो कि गुजरात में है, वहाँ शिफ्ट करने की बात आ रही है कूनो से, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि शिफ्ट करना बड़ी बात नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं कि भैया शिफ्ट करने से या इनको यहाँ माइग्रेट करने से जो एक्चुअल में चैलेंजेस है उसे एड्रेस करना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था। तो आप एक बार प्लीज़ इसका जो बेसिक है चीता के बारे में उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आपको पता है 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर उनका बर्थडे था, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ऑलवेज़ हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी ऑलरेडी देखिए 10 साल हो चुका है, तो वो हमेशा से जो है ऑलवेज़ हमेशा से क्या करते हैं, लोगों को एक बहुत बड़ा बिग ड्रीम देखने के लिए पुश करते हैं, है ना। और यहाँ पे इन्होंने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं कि हमारे जो
प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका मेन फोकस गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट में रहता है, ड्रीम्स और प्रोग्राम्स को सच करने में रहता है, आइडल्स में रहता है, लोगों को बिग ड्रीम्स देखने के लिए और उसके लिए काम करने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो है पब्लिक एजुकेशन में अवेयरनेस दिलाने का जो काम मेन फोकस है, ये हमेशा इनका रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं कैसे, जैसे इन्होंने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने मेनली फोकस किस चीज़ के लिए किया था कि वेलफेयर ऑफ इंडिया हो, दैट मीन्स हमारा जो इंडिया है वो श्रेष्ठ है, ठीक है, इसीलिए श्रेष्ठ भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्लोगन दिया गया। सेम इसी चीज़ को जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोविड-19 में भी किस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेल्फ रिलायंट होकर आत्मनिर्भर भारत पे काम किया कि यहाँ पे हमें जो वैक्सीन है वो हमारी इंडिया के द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए ताकि हम अपने लोगों को बचा सके, ठीक है। और ऐसे ही जो है सैचुरेशन यानी सैचुरेशन मिरर जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स को लेके आना लोगों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे अंत्योदय योजना, ठीक है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे में भी राइटर जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्हें एड्रेस किया पंच प्रणाम यानी 5 कमिटमेंट्स, ठीक है। किस चीज़ के लिए, ताकि हम अपने इंडिया को ग्रेट बना सकें, हमारे पास सारे सर्विसेज के एक्सेस हो सके, हम अपने लीगेसी पे प्राउड कर सके, यूनिटी है हमारे पास जो सिटीजन्स की, उसकी ड्यूटीज़ को मेंटेन कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने सबसे बड़ी बात जो करा वो इंटरनेशनल योगा डे यानी 2023 में जो है इसको आइडेंटिफाई करा ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और इसके अलावा जो है 2014 में किया था, सॉरी, और 2023 में तो इन्होंने इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स डिक्लेयर किया था, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया जाए, है ना, 2023 को। तो इसके अलावा इन्होंने जो है स्वच्छ भारत योजना 2015-16 में स्वच्छ भारत योजना को बहुत बड़ा प्रेस किया लोगों के बीच में, इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने पे इन्होंने फोकस किया। इसके अलावा जो है इन्होंने सबका साथ सबका विश्वास पे प्रॉमिस पे फोकस किया है ताकि डेमोक्रेटिक नेशंस में जो है लोग एक साथ रहते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करें, ठीक है। सबका विश्वास द लेटर वेरी जो है सबका विश्वास को शिफ्ट करके सबका प्रयास पे फोकस किया गया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने वुमेन ओरिएंटेड वर्क पे भी कि वुमेन्स को भी जो है डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, उन्हें भी जो है मौका दिया जाए, ठीक है। इसके साथ जो दिव्यांग है जैसे जिसको हम डिसेबल बोलते हैं उन्हें जो है दिव्यांग से चेंज किया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है इनका नाम जो है इन्होंने बोला कि जो भी और भी चेंजेस हैं, चैलेंजेस हैं, जैसे मेनली जो गैप होता है डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में डेवलपमेंट में, ठीक है, जैसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उन लोगों को ग्रोथ करने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्लानिंग जो है स्कीम्स लाई गई, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, है ना, इससे उन्हें आइडेंटिफाई करके उनके जो भी बेसिक नीड्स हैं वहाँ के लोगों के उन्हें एड्रेस करने के लिए ये स्कीम्स लाया गया। तो इस तरह से ओवरऑल हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमेशा फॉर द लोकहित फॉर द गुड ऑफ द पीपल के लिए काम किया रेदर देन लोकप्रियता यानी पॉपुलैरिटी के लिए काम नहीं किया है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आर्टिकल था आज का, ठीक है। आइडिया पेज से आर्टिकल नहीं है ये, मेनली हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये 2-4 आर्टिकल्स थे आज। तो थैंक यू।